वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग भाई, सबको गुड मॉर्निंग। तो हमने कल 8वां चैप्टर था वो स्टार्ट कर दिया था, ओके, जिसका नाम क्या है, कार्बन और उसके यौगिक। तो इसमें मैंने आपको सबसे पहले ये बताया था कि बर्जेलिस ने सन 1815 में एक नियम दिया था जिसका नाम था जैव शक्ति सिद्धांत, और इसने बताया था कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, जो कार्बन से बने हुए यौगिक होते हैं, वो केवल स्तनधारी या फिर जीवधारियों से प्राप्त किए जा सकते हैं। किससे? जीवधारी यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त किए जा सकते हैं। उनको हम अकार्बनिक यौगिकों से प्राप्त नहीं कर सकते। तो इस सिद्धांत का खंडन किया था वोलर के द्वारा सन 1828 में, और इन्होंने बताया था कि हम कार्बनिक यौगिकों को अकार्बनिक यौगिकों से लैब में प्राप्त किया जा सकता है। तो वोलर के द्वारा सबसे पहले यूरिया जो कार्बनिक यौगिक था उसको सबसे पहले लैब में सिंथेसिस किया था, यानी कि निर्माण किया था, और इस जैव शक्ति सिद्धांत जो बर्जेलिस के द्वारा दिया गया था इसका खंडन कर दिया था। इसके बाद हमने कार्बन की विशेषताओं के बारे में पढ़ा था कि कार्बन है, उसका परमाणु क्रमांक 6 होता है, परमाणु भाग 12 होता है, ठीक है, इसकी 4 संयोजकता होती है, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 1s2 2s2 2p2 होता है, ये हमने पढ़ लिया था। कार्बन की ज्यामिति होती है वो चतुष्फलकी होती है, और कार्बन में श्रृंखलन की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि हम जो अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो हाइड्रोकार्बन और इसका वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कि कोई भी तत्व होता है वो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता। उसी प्रकार होता है कार्बन भी होता है, वो प्रकृति में स्थायी रहने के लिए स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता, उसे किसी न किसी तत्व के साथ क्या संयोग करना पड़ेगा। तो जब कार्बन होता है वो हाइड्रोजन के साथ संयोग करता है तो हाइड्रोकार्बन यौगिक का निर्माण होता है, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे कि आखिर हाइड्रोकार्बन जो यौगिक होते हैं उनका वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है और उनका नामकरण किस प्रकार से किया जाता है, ओके। तो ये आज हमारा टॉपिक होने वाला है। उससे पहले हम आवर्त सारणी के 1 से 30 तक के तत्वों को लिखेंगे। मैं आपको बोर्ड पे लिख के बताऊंगा, आप मेरे साथ रिवाइज करोगे और साथ में अपनी कॉपी में नोट करते हुए चले जाओगे, ठीक है। तो इस सेशन को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो और अभी शेयर कीजिए। और जिन लोगों ने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया है, इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वो सबसे पहले वीडियो को लाइक करेंगे, उसके बाद वो वीडियो को शेयर करेंगे, ठीक है, ताकि और बच्चे भी साथ में जुड़ सकें, ओके। चलिए फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर नंबर अपना 8वां चल रहा है जिसका नाम क्या है, कार्बन एवं इसके यौगिक, एवं इसके यौगिक। तो कार्बन से बने यौगिक होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं, ठीक है। हम तत्व देखेंगे 1 से 30 तक, हम रोजाना करते हैं तो फटाफट फटाफट मेरे साथ बोलते चलिए। परमाणु क्रमांक 1 होता है हाइड्रोजन का, 2 होता है हीलियम का, 3 होता है लिथियम का, 4 बेरिलियम, 5 होता है बोरॉन का, 6 होता है कार्बन का, 7 होता है नाइट्रोजन का, 8 होता है ऑक्सीजन का, 9 होता है फ्लोरीन का, और 10 होता है नियोन का, 11 सोडियम, 12 मैग्नीशियम, 13 होता है एल्यूमिनियम का, 14 होता है सिलिकॉन का, 15 होता है फास्फोरस का, और 16 परमाणु क्रमांक होता है सल्फर का, और 17 परमाणु क्रमांक होता है क्लोरीन का, ठीक है। उसके बाद 18वें परमाणु क्रमांक पर आता है आर्गन, 19वें नंबर पर आता है पोटेशियम, 20 परमाणु क्रमांक होता है कैल्शियम का, 21 होता है स्कैंडियम का, 22 परमाणु क्रमांक होता है टाइटेनियम का, 23 होता है वेनेडियम का, 24 होता है क्रोमियम का, 25 होता है मैग्नीज का, 26 होता है आयरन का, 27 होता है कोबाल्ट का, 28 होता है निकेल का, और 29 परमाणु क्रमांक होता है कॉपर का, और 30 परमाणु क्रमांक होता है जिंक का, ठीक है। ये हम रोजाना लिखते हैं तो आपको तो आराम से याद होने चाहिए। मेरे साथ एक बार रिवाइज कीजिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। इसके बाद आता है आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। इनको याद रखने की ट्रिक मैंने आपको बताई थी, है ही लाइवेपकेनॉफ। इसके बाद नियोन को अलग किया, उसके बाद नामागल, सिप्सिकल, आर्गन को अलग करके देखिए। इसके बाद आता है यहाँ से ककस्टे, फिर क्रिमन और फिकोनी, और उसके बाद कजन। ये इस प्रकार से आपको याद होने चाहिए। इसके साथ साथ मैंने आपको यही बताया था कि आपको ये डायरेक्टली ही याद होने चाहिए, ओके। तो अब आते हैं हम अपने टॉपिक पर। तो हमने कार्बन के बारे में पढ़ लिया, और कार्बन जब हाइड्रोजन के साथ संयोग करता है, कार्बन जब हाइड्रोजन के साथ संयोग करता है तो हाइड्रोजन के साथ संयोग करने पर ये बनाता है हाइड्रोकार्बन। क्या बनाता है? हाइड्रोकार्बन। तो बनने वाले यौगिक हो गए हाइड्रोकार्बन यौगिक, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इन हाइड्रोकार्बन यौगिकों का वर्गीकरण,
और इसके साथ साथ इनका नामकरण। ठीक है, तो हमारा जो अब नेक्स्ट टॉपिक है वो होगा क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है, यानी कि हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण। तो हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण है वो हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांटा गया है। पहला और दूसरा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। दूसरा, पहला होता है विवृत श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन, विवृत श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन, ठीक है, और दूसरे होते हैं समवृत श्रृंखला वाले, समवृत श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन। तो समवृत का मतलब होता है वृत्त के समान, समवृत्त मतलब वृत्त के समान यानी कि सर्किल के समान। तो वृत्त में क्या होता है, हम ऐसे गोल गोल चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो इसी कारण इन समवृत्त श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन को कहा जाता है चक्रीय हाइड्रोकार्बन। इनका दूसरा नाम क्या होता है? चक्रीय हाइड्रोकार्बन, चक्रीय हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। किनको कहा जाता है? समवृत्त श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन को चक्रीय हाइड्रोकार्बन भी कहा जाता है। विवृत का मतलब होता है खुली श्रृंखला वाले। कैसे? खुली श्रृंखला वाले, ठीक है। और जो खुली श्रृंखला वाले होंगे तो वो चक्रीय तो हो नहीं सकते, क्योंकि वो घूमकर वापस नहीं आ सकते। वो एक तरह से एक लाइन में होते हैं। कैसे होते हैं? एक श्रृंखला, एक सीधी लाइन में होते हैं। तो विवृत का मतलब होता है कि खुली श्रृंखला वाले। जो खुली श्रृंखला वाले होंगे वो चक्रीय नहीं होंगे, तो इसलिए इनका दूसरा नाम होता है अचक्रीय हाइड्रोकार्बन, अचक्रीय हाइड्रोकार्बन, ठीक है। और जो ये समवृत्त श्रृंखला वाले जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, जो चक्रीय हाइड्रोकार्बन होते हैं, उनको कहा जाता है बलित यौगिक, बलित यौगिक। अब इनको बलित यौगिक क्यों कहेंगे? बलित यानी कि वलय किसका निर्माण करते हैं? एक वलय, एक सर्किल का निर्माण करते हैं, ठीक है। एक वलय का निर्माण करते हैं, क्योंकि एक चक्रीय होते हैं, क्योंकि एक चक्कर में बने होते हैं, इसी कारण इनको कहेंगे बलित यौगिक। और जो विवृत श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं, जो अचक्रीय हाइड्रोकार्बन होते हैं, इनको कहा जाता है एलिफेटिक यौगिक। ये आपको याद रखने ये टर्म, एलिफेटिक यौगिक कहा जाता है, ठीक है। इनकी आपको मैं एग्जांपल बताता हूं कि विवृत श्रृंखला का मतलब होता है जैसे कार्बन 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 कार्बन, एक सीध में जुड़ा हुआ है कार्बन, ठीक है, एक रेखा में कार्बन जुड़ा हुआ है। और समवृत्त श्रृंखला का मतलब है कि कार्बन जुड़ा हुआ है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से। तो एक चक्कर में जुड़ा हुआ है इस तरह से, इस तरह से, घूम के वापस जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक सिरा दूसरी साइड है, दूसरा सिरा दूसरी साइड है, तो इसमें क्या, ये तो खुली श्रृंखला वाला हो गया और ये बंद श्रृंखला वाला हो गया, यानी कि ये समवृत्त हो गया। चलिए और देखते हैं। आगे वर्गीकरण किया गया है जो विवृत श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन, जिन्हें अचक्रीय हाइड्रोकार्बन कहा जाता है, इनको आगे दो प्रकार के हाइड्रोकार्बन में आगे विभाजित किया गया है। इसमें पहले होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को इंग्लिश में कहा जाता है सैचुरेटेड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और जो दूसरे प्रकार के जो विवृत श्रृंखला वाले जो हाइड्रोकार्बन हैं, दूसरे प्रकार के हैं, वो होंगे, यहां पर क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है तो वो होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। इनकी टर्म आपको याद रखनी है। और असंतृप्त का मतलब क्या होगा? जैसे संतृप्त होता है सैचुरेटेड, तो असंतृप्त हो गया अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं वो कौन से होते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं एल्केन प्रकार के। कौन से प्रकार के? एल्केन प्रकार के। एल्केन का मतलब होता है जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बंध होता है, जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य कैसा बंध होता है? सिंगल बॉन्ड होता है, इनकी एकल बंध होता है। जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य कैसा बंध होता है? सिंगल बंध होता है, यानी कि एकल बंध होता है, ठीक है। इसको एकल बंध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एकल बंध, यानी कि एक ही बंध उपस्थित होता है, यानी कि सिंगल बॉन्ड होता है। वो हो गए एल्केन प्रकार के। और एल्केन प्रकार के आते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर। उसी प्रकार के जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, उनमें हाइड्रोकार्बन को आगे दो भागों में विभाजित किया गया है। दो कौन से? एक तो होते हैं एल्कीन प्रकार के, कैसे? एल्कीन प्रकार के, और दूसरे होते हैं एल्काइन प्रकार के, एल्काइन प्रकार के।
अब एल्कीन प्रकार के हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध होता है, इनकी डबल बॉन्ड होता है। क्या होता है? कार्बन कार्बन के मध्य क्या होता है? द्विबंध होता है, इनकी डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, वो तो है एल्कीन प्रकार के। ऐसा होता तो हाइड्रोकार्बन। और एल्काइन प्रकार के में आता है कि जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य कैसा होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। कैसा होता है? जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है, यानी कि त्रिबंध होता है, यानी कि त्रिबंध होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और अब हमने बात कर ली कि वेबर श्रृंखला वाले पूरे हो गए। अब बात करते हैं कि संबद्ध श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन के बारे में। ठीक है, तो संबद्ध श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं, वो भी आगे जाके दो भागों में विभाजित होते हैं। दो भागों में कैसे? एक तो होते हैं एलिसाइक्लिक यौगिक और दूसरे होते हैं एरोमेटिक यौगिक। ठीक है, तो इनको मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं। ओके, अभी एक बार मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आपको एक बार में समझ नहीं आ रहा होगा। ठीक है, आ जाएगा, बिल्कुल आराम से आ जाएगा। आप तो बस क्लास पर ध्यान दीजिए अपनी। चलिए हम बात किसी कर रहे हैं? संबद्ध श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो जो संबद्ध श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन होता है, जिनके चक्रीय हाइड्रोकार्बन जिनको कहा जाता है, ये दो भागों में विभाजित किए जाते हैं। दो भागों में, एक तो होते हैं एलिसाइक्लिक प्रकार के हाइड्रोकार्बन और एक होते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो एलिसाइक्लिक प्रकार के हाइड्रोकार्बन में क्या होता है कि जब इनको जलाया जाता है, यानी कि जब इनको क्या किया जाता है? इनको जब जलाया जाता है तो जलाने पर ज्वाला तो बनेगी। ठीक है, फ्लेम तो बनेगी। तो बनने वाली जो ज्वाला होती है, ठीक है, उसमें धुआं नहीं होता है। आपको ये याद रखना है कि उसमें धुआं नहीं होता है। ठीक है, क्या याद रखना है कि जब एलिसाइक्लिक प्रकार के जो संबद्ध श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं, जब वो जलते हैं तो उनमें धुआं नहीं निकलता है। और एरोमेटिक वाले जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, जब इनको जलाया जाता है तो ये धुएं के साथ जलते हैं। किसके साथ जलते हैं? ये धुएं के साथ जलते हैं। ठीक है, तो ये इनकी प्रॉपर्टी होती है, ये इनके गुण होते हैं। आपको याद रखना है कि संबद्ध श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन दो भागों में विभाजित किए जाते हैं, एलिसाइक्लिक प्रकार के और एरोमेटिक प्रकार के। तो एलिसाइक्लिक प्रकार हाइड्रोकार्बन ऐसे होते हैं जिनको जलाया जाता है तो उनमें धुआं नहीं निकलता, यानी कि वे बिना धुआं के साथ जलते हैं। और एरोमेटिक प्रकार के जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, जब उनको जलाया जाता है तो वो धुओं के साथ जलते हैं। ठीक है, तो किसके साथ जलते हैं? धुएं के साथ जलते हैं। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की एक और विशेषता होती है कि इनमें सुगंधित गुण पाया जाता है। कैसा? सुगंधित गुण पाया जाता है, यानी कि इनमें क्या आती है? फ्रेग्रेंस आती है। ठीक है, कैसी आती है? इनमें स्मेल आती है। ठीक है, खुशबू। ठीक है, इनमें खुशबू पाई जाती है, यानी कि ये सुगंधित प्रकार के हाइड्रोकार्बन होते हैं। कौन से? एरोमेटिक। चलिए इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एलिसाइक्लिक का एक बढ़िया एग्जाम्पल है साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, अब साइक्लोहेक्सेन कैसे बनाएंगे? जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर मैंने आपको प्रीफिक्स बताए थे, कुछ पूर्व लगन बताए थे कि जब कार्बन की संख्या 1 होती है तो मैथ कहा जाता है, 2 होती है तो एथ कहा जाता है। इसी प्रकार प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक ये बताए थे। तो मैंने बताया था जब कार्बन की संख्या 6 होती है तो कहा जाता है हेक्स। तो यहाँ पर क्या लिख रहा है? हेक्सेन। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि जब डबल बॉन्ड लगता है तो ईन लगता है, ट्रिपल बॉन्ड लगता है तो आयन लगता है, और इसी साथ साथ जब सिंगल बॉन्ड होता है तो क्या लगता है? एन लगता है। तो हेक्स एन, यानी कि 6 कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड होगा। ये आपको याद रखना है कि 6 कार्बन के साथ क्या होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। और यहाँ पर क्या लिख रहा है? यहाँ पर लिख रहा है साइक्लो, यानी कि एक सर्कल में बनने वाले होंगे, क्योंकि ये कैसे हैं? चक्रीय हैं। तो 6 कार्बन बनाएंगे एक चक्कर में, 1 2 3 4 5 और ये 6 बन गए ना। और कैसे? कार्बन कार्बन के मध्य क्या लग रहा है? सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि यहाँ पर एन लगा हुआ है। ठीक है, तो ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड हो गया। अब इनकी संयोजकता की पूर्ति होनी चाहिए। कैसे पूर्ति होगी? इनमें हम हाइड्रोकार्बन है तो कार्बन के साथ क्या जोड़ेगा? हाइड्रोजन जोड़ेगा। तो जोड़ दीजिए, इस कार्बन के साथ 2 संयोजकता की पूर्ति हो गई, यानी कि 2 बंध बन गए, तो 2 बंध और बनने चाहिए, यानी कि 2 हाइड्रोजन और आएंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया? H2, CH2, ये भी CH2, ये भी CH2, ये भी CH2,
और ये भी CH2 और ये भी CH2 बन जाएगा तो बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन। और साइक्लोहेक्सेन होता है वो एलिसाइक्लिक प्रकार का एक चक्रीय हाइड्रोकार्बन होता है। अब बात करते हैं एरोमेटिक की। तो एरोमेटिक का मैंने आपको कल भी एक एग्जांपल बताया था जिसका नाम होता है बेंजीन। क्या होता है? बेंजीन। आपको याद रखना है इसके पीछे इन आ रहा है यानी कि इसमें डबल बॉन्ड आना ही चाहिए। और बेंजीन को कहा जाता है साइक्लोहेक्सीन। क्या कहा जाता है? साइक्लोहेक्सीन भी इसको कहा जाता है। तो इसमें भी क्या होंगे? इसमें भी 6 कार्बन होंगे। C6H6 इसका फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना है। तो बेंजीन आप बना सकते हैं। बेंजीन बनाने के लिए आपको इसमें ही क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करना पड़ेगा मैं आपको बताया था। चल लीजिए, हमने ये 6 कार्बन बना दिए। 6 कार्बन है ना, ये 6 कार्बन यहाँ से भी हटा दिया, H2 यहाँ से भी हटा दिया, तो ये हो गया 6 कार्बन। ठीक है, ये हो गया 6 कार्बन। बेंजीन में मैंने आपको बताया था कि आपको एक छोड़ के क्या लगाना है? डबल बॉन्ड लगाना। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये बन गया बेंजीन। तो इसमें हाइड्रोजन के द्वारा इसकी संयोजकता की पूर्ति होनी चाहिए, किसकी? कार्बन की। और इसके साथ साथ हाइड्रोजन की संयोजकता की पूर्ति भी होनी चाहिए। तो कार्बन के साथ 3 बॉन्ड बन गए, तो एक बंद और बनना चाहिए जो बनेगा हाइड्रोजन के साथ। तो सबके साथ आ जाएगा H, CH, ये हो गया CH, CH और CH। तो ये बन जाता है बेंजीन। और बेंजीन किसका उदाहरण हो गया? बेंजीन हो गया एरोमेटिक चक्रीय हाइड्रोकार्बन का, यानी कि एरोमेटिक संबद्ध श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन का उदाहरण हो गया बेंजीन। तो ये आपको याद रखना है, ये एरोमेटिक प्रकार का होता है जो धुएं के साथ जलता है, और जो एलिसाइक्लिक होते हैं जिनको जलाने पर धुआं नहीं बनता है। चलिए एक बार और बता देता हूं कि जो क्लासिफिकेशन होता है हाइड्रोकार्बन का 2 भागों में हो गया। एक तो विब्रत श्रृंखला वाले, एक संबद्ध श्रृंखला वाले। संबद्ध का मतलब क्या है? एक सर्कल में यानी कि चक्रीय हाइड्रोकार्बन होंगे। ये चक्रीय हैं तो इनकी बलित प्रकार के यौगिक बनाएंगे। ठीक है, विब्रत श्रृंखला होते हैं, खुली श्रृंखला वाले होते हैं, ये अचक्रीय हाइड्रोकार्बन होते हैं, ये एलिफेटिक यौगिक बनाते हैं। और इनको आगे 2 भागों में विभाजित किया जाता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन की सैचुरेटेड और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी कि अनसैचुरेटेड। संतृप्त में आते हैं एल्केन प्रकार के जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड होता है। असंतृप्त में आते हैं एल्कीन प्रकार के जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड होता है। और एल्काइन प्रकार के जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, और जो संबद्ध श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं इनको आगे 2 एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक में डिवाइड कर दिया जाता है। ये हो गया पूरा हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन को इस तरह से विभाजित किया गया है। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, मैं समझता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कि हाइड्रोकार्बन का नामकरण यानी कि नोमेनकल्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, और हाइड्रोकार्बन के नामकरण की हम पद्धति पढ़ेंगे। 3 प्रकार की पद्धति आपको दे रखी है, एक तो है रूढ़ पद्धति, ठीक है, और दूसरी देखिए व्युत्पन्न पद्धति, और तीसरी होती है IUPAC पद्धति। तो हम तीनों के बारे में पढ़ेंगे। और सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट जो सिस्टम है, इंपॉर्टेंट जो पद्धति है वो है IUPAC पद्धति। तो इसके बारे में आपको बताता हूं। ओके, ये मैं रफ कर देता हूं। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाइड्रोकार्बन का नामकरण। हाइड्रोकार्बन का नामकरण यानी कि नोमेनकल्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो आखिर हाइड्रोकार्बन के नामकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि बहुत सारे कार्बनिक यौगिकों की खोज होती गई, बनते गए, हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता गया, तो क्या है बहुत सारे इकट्ठे हो गए, तो उनको नाम देना, उनको पहचानने के लिए, उनको समझने के लिए उनके नामकरण की आवश्यकता पड़ गई, उनके नोमेनकल्चर की आवश्यकता पड़ गई। जैसे यदि बहुत सारे व्यक्तियों को, बहुत सारे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको नाम नहीं दिया जाए और उनको एक साथ इकट्ठा कर दिया जाए तो उनको पहचानने में काफ़ी प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, उनको पहचानना कैसे आसान होगा? यदि उनका नाम रख दिया जाए। जैसे आपका भी नाम रखा है, हमारा भी नाम रखा है, सबका नाम रखा है। क्यों नाम रखा है? क्योंकि पहचानना आसान हो जाता है, समझना आसान हो जाता है। इसी कारण हाइड्रोकार्बन के नामकरण की भी आवश्यकता पड़ी। तो हाइड्रोकार्बन के नामकरण की 3 पद्धतियां आई। कितनी पद्धति? 3 पद्धतियां, यानी कि 3 सिस्टम थे जिनके आधार पर हाइड्रोकार्बन के नामकरण किए गए। पहला रूढ़ पद्धति, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है ट्राइबल सिस्टम। दूसरी पद्धति थी व्युत्पन्न पद्धति, व्युत्पन्न पद्धति यानी कि ड्राइव्ड सिस्टम। तीसरी पद्धति आती है और सबसे इंपॉर्टेंट पद्धति यही है IUPAC पद्धति। ठीक है, IUPAC पद्धति, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल
नेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, ये आपको नाम याद रखना है कि IUPAC की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये क्या थी, एक अंतरराष्ट्रीय संस्था थी। ठीक है, तो रूढ़ पद्धति में जो नामकरण दिया गया है हाइड्रोकार्बन का, वो किस आधार पर दिया गया है? रूढ़ पद्धति में जो नामकरण दिया गया है वो उनके प्राकृतिक स्रोत के आधार पर दिया गया है, प्राकृतिक स्रोतों एवं गुणों के आधार पर दिया गया है। किसके आधार पर? उनके प्राकृतिक स्रोतों और गुणों के आधार पर। इसका मतलब होता है कि जिन हाइड्रोकार्बनों का उद्गम यानी कि वो बने किस प्रकार से, कहां से बने हैं, ठीक है, उनका निर्माण क्यों हुआ है, उस आधार पर जो नामकरण दिया गया है वो रूढ़ पद्धति के अंदर दिया गया है। ठीक है, तो ये बहुत पुराना सिस्टम है। व्युत्पन्न पद्धति में क्या दिया गया है कि जो सरल यौगिक होते हैं उनके आधार पर ही व्युत्पन्न नाम दिए गए, उनको ड्राइव करके उनके नाम बनाए गए। IUPAC पद्धति में जो अंतरराष्ट्रीय संस्था है उसके द्वारा जो नामकरण दिया गया है वो IUPAC पद्धति में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रूढ़ पद्धति के बारे में। रूढ़ पद्धति पहली कौन सी है? रूढ़ पद्धति यानी कि ट्राइबल सिस्टम। तो ट्राइबल सिस्टम में मैंने जैसे कि आपको बता दिया था कि उनके प्राकृतिक स्रोत और गुण के आधार पर ट्राइबल सिस्टम में नाम दिए गए। जैसे कि हम बात करते हैं CH4, इसके बारे में मैंने आपको कई बार बता दिया है कि CH4 जो फॉर्मूला होता है किसका होता है? वैसे तो वो मैथेन का होता है। किसका होता है? वो मैथेन का होता है, लेकिन मैथेन का जो नाम है वो है IUPAC पद्धति के अनुसार इस CH4 का नाम है वो मैथेन होता है। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बारे में वैसे तो मैंने आपको थोड़ा बेसिक तो बता दिया कि मैथेन क्यों बनता है, क्योंकि एक कार्बन का मतलब मैथ और सिंगल बॉन्ड यानी एकल बंध का मतलब एन, इसका मतलब मैथेन बन जाता है। चलिए, रूढ़ पद्धति में मैथेन का नाम है वो क्या, यानी कि CH4 का नाम क्या है? तो रूढ़ पद्धति में CH4 का नाम होता है मार्स गैस। क्या होता है? मार्स गैस। चलो, मार्स गैस तो है, लेकिन आखिर इसका नाम मार्स गैस क्यों पड़ा? क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? रूढ़ पद्धति पढ़ रहे हैं। तो रूढ़ पद्धति में मैंने आपको बताया था कि इसकी प्राकृतिक स्रोतों या गुणों के आधार पर नामकरण किया गया था। यानी कि आखिर जो ये मार्स गैस है वो कहां से बनती है? तो मार्स गैस का जो निर्माण होता है वो दलदली क्षेत्र में होता है। कहां पर? दलदली क्षेत्रों में होता है। ठीक है, और इस दलदल को कहा जाता है मार्स। क्या कहा जाता है? मार्स कहा जाता है। तो इस मार्स के कारण ही इसका नाम क्या पड़ा? मार्स गैस पड़ा, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? CH4। तो रूढ़ पद्धति में यही बताया गया था कि उनके प्राकृतिक स्रोतों के आधार पर ही जो नामकरण किया गया है। इसी प्रकार से जैसे मार्स स्थानों पर मिलती है मार्स गैस, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है CH4। और देख लेते हैं, जैसे COOH, ये क्या होता है? COOH, इसको कहा जाता है फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल। ठीक है, तो IUPAC में बात करें तो इसको कहेंगे हम कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या कहेंगे? कार्बोक्सिलिक अम्ल कहेंगे, लेकिन इसका नाम क्या होता है? फार्मिक अम्ल। तो इसका नाम भाई फार्मिक अम्ल क्यों पड़ा? क्योंकि यह पाया जाता है चींटी में, विशेषकर लाल चींटी में पाया जाता है। और चींटी का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है फार्मिका। क्या होता है? फार्मिका। तो इसी फार्मिका के कारण इसका नाम क्या पड़ा? फार्मिक अम्ल। तो ये रूढ़ पद्धति में हो गया। और देख लीजिए CH3COOH। ठीक है, इसके बारे में सबको पता है कि ये किसका फॉर्मूला? ये एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला है। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये इसका नाम एसिटिक अम्ल क्यों पड़ा? क्योंकि एसिटिक अम्ल होता है वो पाया जाता है सिरका में। किसमें पाया जाता है? सिरका में पाया जाता है। और सिरका को लैटिन भाषा में, कौन सी भाषा में? सिरका को लैटिन भाषा में कहा जाता है एसीटम। क्या कहा जाता है? एसीटम। जब सिरका को लैटिन भाषा में एसीटम कहा जाता है तो इस एसीटम से ही पड़ा एसिटिक अम्ल। क्या पड़ा? एसिटिक अम्ल। चलिए और बात करते हैं। CH3OH, इसका वैसे तो नाम होता है मेथिल एल्कोहल। क्या होता है? मेथिल एल्कोहल होता है, लेकिन इसको कहा जाता है कास्ट स्पिरिट। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह CH3OH होता है, यह लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त होता है। तो लकड़ी को क्या कहेंगे? कास्ट। और बनने वाली क्या है? भंजक आसवन से स्पिरिट बनती है, तो ये हो गई कास्ट स्पिरिट। चलिए और देख लीजिए,
एक होता है लैक्टिक अम्ल, इसका फॉर्मूला होता है CH3OH और COOH। ओके, तो ये फॉर्मूला होता है किसका, लैक्टिक अम्ल का। ये आपको फॉर्मूला याद ही रखना है, ठीक है। लैक्टिक अम्ल का ये फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, CH3COOH और साइड में होता है OH, ये आपको याद रखना है। तो लैक्टिक अम्ल का नाम क्यों पड़ा, क्योंकि यह पाया जाता है दूध में, और दूध की एक साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी होती है लैक्टम। क्या होती है, लैक्टम। तो लैक्टम से निर्माण हुआ लैक्टिक अम्ल का, इसी कारण इसका नाम पड़ा लैक्टिक अम्ल, ठीक है। तो ये होती है रूढ़ पद्धति। कौन सी पद्धति होती है, रूढ़ पद्धति होती है। तो रूढ़ पद्धति में जो असाकृत हाइड्रोकार्बन होते हैं उनको नॉर्मल करके लिखा जाता है, यानी कि उनको क्या लिखा जाता है, एन करके लिखा जाता है। जैसे कि यदि ब्यूटेन हो गया, ब्यूटेन का मतलब 4 कार्बन हो गए, सिंगल बॉन्ड हो गया तो एन लग गया, तो इसलिए बन गया ब्यूटेन, ठीक है। तो यदि ये असाकृत ब्यूटेन है तो उसको लिखा जाएगा रूढ़ पद्धति में एन ब्यूटेन। क्या लिखा जाएगा, एन ब्यूटेन लिखा जाएगा, ठीक है। किसमें, असाकृत रूप में। असाकृत का मतलब क्या होता है ये मिटा देता हूं, ठीक है। आसानी से समझ में आ जाएगा और रूढ़ पद्धति आपकी फिनिश हो जाएगी। तो ब्यूटेन लिखना है तो ब्यूटेन का मतलब 4 कार्बन होने चाहिए, ठीक है। कितने कार्बन होंगे, 4 कार्बन होंगे। एक एन का मतलब क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पर अब आपको संयोजकता पूरी करनी है, यानी कि कार्बन के साथ 4 बंध होने चाहिए। एक बंध ये हो गया, यदि यहाँ पर ये 3 हाइड्रोजन लगा देते हैं तो इसकी संयोजकता पूरी हो जाती है, तो बन गया CH3, ठीक है। इस कार्बन के साथ 2 की पूर्ति हो जाती है और 2 हाइड्रोजन लगा दिया जाता है तो बन जाता है CH2 और CH3, ये हो गया ब्यूटेन। लेकिन ये क्या है, एक कार्बन की पूरी श्रृंखला में पूरी श्रृंखला आ जाती है, ठीक है। यदि हम कार्बन की एक श्रृंखला को अंडरलाइन करें तो पूरी श्रृंखला आ जाती है, कोई भी समूह ऊपर नीचे शेष नहीं रहता है। तो ये कैसा होता है, असाकृत होता है। क्या ये असाकृत ब्यूटेन है, और असाकृत ब्यूटेन को हम रूढ़ पद्धति में लिखेंगे एन ब्यूटेन, ठीक है। यदि ब्यूटेन की जगह पेंटेन होता है, यदि 5 कार्बन होते हैं तो उसको लिखते हैं एन पेंटेन, ठीक है। यदि ये पेंटेन साकृत हो जाए, कैसा हो जाए, यदि ये पेंटेन साकृत हो जाए, चलिए इसको साकृत करके देख लेते हैं। तो साकृत में होता है आइसो, ठीक है, और दूसरा होता है नियो। तो आइसो पेंटेन कैसा बनता है, पेंटेन का मतलब क्या होता है, 5 कार्बन, 1 2 3 4 और 5, कितने हो गए, 5 कार्बन हो गए। तो कैसा बनाना है, साकृत बनाना है, साकृत बनाना है ना। तो साकृत बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 1 कार्बन यहां पर लगाना पड़ेगा और 1 कार्बन यहां से हटाना पड़ेगा। तो कार्बन गिन लीजिए कितने हो गए, 3 और 2 5 कार्बन हो गए। 5 कार्बन हो गए ना, तो इनकी संयोजकता की पूर्ति कर लो, इसके 4 बंध बना लो कार्बन के साथ। इस कार्बन के 1 बंध बना हुआ तो CH3 लग जाएगा, इस कार्बन का 1 बंध बना हुआ तो ये भी CH3 लग गया। इस कार्बन के साथ 3 बंध बने हुए तो यहाँ पर CH आएगा, इस कार्बन के साथ 2 बंध बने हुए तो यहाँ पर CH2 आएगा, और इस कार्बन के साथ 1 बंध बना हुआ तो यहाँ पर CH3 आएगा। ये हो गया पेंटेन। लेकिन पेंटेन को हम रूढ़ पद्धति के अंदर लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, साकृत भाग। साकृत का मतलब क्या हो गया, एक कार्बन की श्रृंखला को यदि हम मान लें तो कोई ना कोई समूह बाहर शेष रह जाएगा। यदि हम इस वाले सेक्शन को ना लेते हुए इनको लेते हैं, एक लंबी श्रृंखला पकड़ते हैं, तो ये वाला समूह बाहर रह जाएगा। तो कैसा हो गया, साकृत हो गया, यानी कि 2 भागों में विभाजित हो गया। और ये बाहर बचा हुआ समूह होता है, ये कहलाता है प्रतिस्थापी। क्या कहलाता है, प्रतिस्थापी कहलाता है। तो इसको यहां पर लिखेंगे हम आइसोपेंटेन। क्या लिखेंगे, इसको हम आइसोपेंटेन करके लिखेंगे। और नियो में क्या होता है कि और श्रृंखला बढ़ जाती है, तो नियोपेंटेन करके लिखते हैं। नियोपेंटेन का फॉर्मूला बनाते हैं। नियोपेंटेन कैसे बनता है, नियोपेंटेन के लिए आपको क्या करना, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और 5 कार्बन। यदि इस प्रकार से कोई श्रृंखला आपको दिखती है तो वो नियो कहा जाएगी। क्या कहा जाएगी, रूढ़ पद्धति में नियो कहा जाएगा। इसको यदि हम संतुलित करके देखें तो इस कार्बन के साथ चारों संयोजकता की पूर्ति हो जाती है। इस कार्बन के साथ केवल एक ही बंध बना हुआ तो CH3 हो गया, इसके साथ भी CH3 हो जाएगा, इसके साथ भी CH3 हो जाएगा और इसके साथ भी CH3 हो जाएगा। यदि इस प्रकार की आपको कोई श्रृंखला दिखाई देती है, यानी कि जब हम एक श्रृंखला का, मुख्य श्रृंखला का चयन करते हैं तो 2 प्रतिस्थापी बाहर रह गए, तो ये बन गया नियोपेंटेन। क्योंकि 5 कार्बन है और रूढ़ पद्धति पढ़ रहे हैं तो हम नियो करके लिखेंगे। क्या हो गया, नियोपेंटेन। तो ये हो जाती है रूढ़ पद्धति। इसमें हमने क्या पढ़ा, नॉर्मल, नॉर्मल के बाद हमने आइसो पढ़ा और आइसो के बाद हमने नियो का प्रकार पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं व्युत्पन्न पद्धति के बारे में कि व्युत्पन्न पद्धति में क्या दे रखा है। ठीक है, एक बार मैं रफ कर देता हूं, उसके बाद हम पढ़ते हैं व्युत्पन्न पद्धति।
अब अपनी जो नेक्स्ट पद्धति है वो है व्युत्पन्न पद्धति। व्युत्पन्न पद्धति यानी कि ड्राइवर सिस्टम। ठीक है, तो व्युत्पन्न पद्धति में मैंने आपको बताया था कि सरल यौगिकों से व्युत्पन्न यौगिकों का निर्माण होता है और उनके आधार पर ही नामकरण किया जाता है। जैसे आप सबसे पहले ले लीजिए मैथेन। मैथेन ये क्या होता है? CH4 होता है। तो इसके द्वारा जो व्युत्पन्न नाम दिया जाएगा वो कैसे दिया जाएगा, चलिए बताता हूँ आपको। जैसे आप ले लीजिए CH3 CH2, ठीक है, और यहाँ पर आप ले लीजिए CH3। तो क्या यहाँ पर संयोजकता की पूर्ति हो जाती है। इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लग गए, एक ये बन गया, 4 बन गया, इसके साथ CH3 हो गया, इसके साथ CH3 हो गया, तो इसकी यहाँ पर पूर्ति हो जाती है। तो इसका नामकरण कैसे करेंगे, तो मैंने आपको क्या बताया था कि CH4 इसको कहा जाता है मैथेन। क्या कहा जाता है? मैथेन कहा जाएगा। तो यहाँ आप देख लीजिए यहाँ पर कि CH2 ये क्या ले लिया हमने, मैथेन का बीच वाला पार्ट ले लिया। कैसे ले लिया? मैथेन का बीच वाला पार्ट ले लिया। ये हो गए 2 प्रतिस्थापी। इन प्रतिस्थापियों को कहा जाता है मैथिल। क्या कहा जाता है? मैथिल। कितने मैथिल हैं? 2 मैथिल हैं। 2 को कहा जाता है डाई। क्या कहा जाता है? डाई। तो यहां पर हम इसका नाम बनाएंगे डाई मैथिल मैथेन। ठीक है, और एग्जाम्पल में आपको बताता हूं CH3 CH CH3 और CH3। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखना है? मैथेन यानी कि CH4। तो CH आ गया, इसको हमने ले लिया। इसकी जगह तो हम रखेंगे मैथेन। ये क्या है? CH3 इनको क्या कहा जाएगा? मैथिल, क्योंकि ये क्या है? प्रतिस्थापी। मैं आपको बताऊंगा प्रतिस्थापी के बारे में। ठीक है, और कितने मैथिल हैं? आपको 3 मैथिल दिखाई दे रहे हैं। तो 3 को क्या लिखेंगे? ट्राई। तो इसका नाम हो जाएगा ट्राई मैथिल मैथेन। ठीक है, इस प्रकार से व्युत्पन्न नाम दिए जाते हैं। और देख लीजिए CH3OH, इसको कहा जाता है कार्बिनॉल। कार्बिनॉल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको कार्बिनॉल कहा जाता है। तो इसके बारे में देख लीजिए CH3, ये क्या हो गया? CH2OH। क्या हो गया? CH3CH2OH। तो यहाँ पर CH3OH, यहाँ पर क्या? CH2OH। तो ये तो हो गया कार्बिनॉल। क्या हो गया? कार्बिनॉल। और यहाँ पर एक क्या प्रतिस्थापी लग रहा है? मैथिल के रूप में लग रहा है। तो कितने मैथिल? 1 मैथिल। तो ये हो गया मैथिल कार्बिनॉल। मैथिल कार्बिनॉल। ठीक है, ठीक है। यदि ज्यादा मैथिल लगा देंगे उसी हिसाब से हो जाएगा डाई मैथिल कार्बिनॉल, ट्राई मैथिल कार्बिनॉल, ये इस प्रकार से बन जाएगा। यदि इसका हम आइसो रूप बना के देख लेते हैं तो भी देखते हैं क्या बनता है। आइसो बना के देख लीजिए। आइसो कैसे बनता है? CH3C के साथ यहाँ पर एक CH3 लगता है, तो ये तो बन गया आइसो। ठीक है, आइसो बनाने के लिए इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन और होने चाहिए, क्योंकि एक की संयोजकता यहाँ पूरी हो गई, एक ये पूरी हो गई, तो 2 बंध और बनेंगे, क्योंकि 4 बंध बनते हैं टोटल। तो 4 बंध बनाने के लिए हम क्या करेंगे? CH3OH है, यहाँ पर 2 और बनाए तो CH2OH। क्या हो गया? CH2OH। तो CH3OH को कार्बिनॉल कहा जाता है। तो CH2OH यहाँ पर हम कार्बिनॉल मान लेते हैं और ये क्या हो जाते हैं? 2 मैथिल बन जाते हैं। लेकिन ये किस रूप में? आइसो रूप में है, तो लिख देंगे आइसो। क्या रखेंगे? तो यहां पर कार्बन कितने? 2 कार्बन है, तो आइसो एथिल कार्बिनॉल। ठीक है, तो ये हो जाता है। इस प्रकार से व्युत्पन्न पद्धति आती है। लेकिन इनको आप तभी समझ सकते हैं जब आपको IUPAC अच्छी तरह से आती है। ठीक है, तो IUPAC हम स्टार्ट करते हैं, और IUPAC स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बतानी पड़ेंगी और उनको आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद हम IUPAC से नामकरण करेंगे। ठीक है, एक बार मैं रफ कर देता हूं और फिर आपको वो अच्छे से समझा देता हूं। तो IUPAC नामकरण में आपको ये याद रखना है कि IUPAC में जब नामकरण किया जाता है तो सबसे पहले लिखा जाता है पूर्व लगन, पूर्व लगन, और पूर्व लगन के बाद लिखा जाता है अनुलगन। ठीक है, तो पूर्व लगन को कहा जाता है प्रीफिक्स और अनुलगन को कहा जाता है सफिक्स। ठीक है, तो पूर्व लगन यानी कि प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको पहले भी लिखवा दिए, मैंने आपको कल भी लिखवाए थे, प्रीफिक्स लिखवा देते, सफिक्स भी लिखवा देते। आज मैं फिर बता देता हूं और हम एक बार रिपीट कर लेते हैं, और कल की क्लास में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। इससे आगे जो नामकरण करेंगे, नोमेनकल्चर हम करेंगे IUPAC के अनुसार, वो हम कल पढ़ेंगे। आज हम इनके बारे में थोड़ा बेसिक्स पढ़ लेते हैं। तो बात करते हैं हम पूर्व लगन की। चलिए मिटा देता हूं। बात करते हैं हम पूर्व लगन।
यानी कि प्रीफिक्स की। तो प्रीफिक्स जो पूर्व लगन होते हैं वो कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर लिखे जाते हैं। यानी किसी भी सीरीज में कार्बन की संख्या यदि 1 है, यदि कार्बन की संख्या 1 है तो मैंने आपको कल बताया था, इसको लिखेंगे मैथ। 2 होगी तो उसको लिखेंगे एथ। 3 होगी उसको लिखेंगे प्रॉप। 4 होगी तो उसको लिखेंगे ब्यूट। 5 होगी उसको लिखेंगे हम पेंट। 6 होगी तो उसको लिखेंगे हेक्स। ठीक है। 7 होगी तो लिखेंगे हेप्ट। 8 होगी तो उसको लिखेंगे ऑक्ट। 9 होगी तो उसको लिखेंगे नॉन। और 10 यदि कार्बन की संख्या है तो उसको लिखेंगे डेक। ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं, यानी 1 कार्बन मैथ, 2 कार्बन एथ, 3 कार्बन प्रॉप, 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन पेंट, 6 कार्बन हेक्स, 7 कार्बन हेप्ट, 8 कार्बन ऑक्ट और 9 कार्बन नॉन और 10 कार्बन डेक। ये आपको इस तरह से याद रखने हैं, इनको प्रीफिक्स कहा जाता है। ठीक है। अब देखते हैं हम अनुलग्न, अनुलग्न या फिर सफिक्स। सफिक्स ये क्या बाद में लगने वाले होते हैं, बाद में लगते हैं। तो ये लिखे जाते हैं कार्बन और कार्बन के मध्य लगने वाले बंध के आधार पर। यदि कार्बन और कार्बन के मध्य, यदि कार्बन और कार्बन के मध्य क्या होता है, बंध लिख रहे हैं। कैसे बंध लग रहे हैं, कार्बन और कार्बन के मध्य यदि सिंगल बॉन्ड है, कैसा बंध है, एकल बंध है। एकल बंध है यानी सिंगल बॉन्ड है, तो इसका जो अनुलग्न लिखा जाएगा वो कैसा लिखा जाएगा, वो अनुलग्न आएगा एन। क्या आएगा, एन आएगा। यदि कार्बन और कार्बन के मध्य कैसा है, डबल बॉन्ड है। कैसा है, कार्बन और कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड है यानी कि द्विबंध है, तो जो सफिक्स आएगा इन। और कार्बन के मध्य यदि ट्रिपल बॉन्ड है, कैसा है, कार्बन और कार्बन के मध्य यदि ट्रिपल बॉन्ड है यानी कि त्रिबंध है, तो सफिक्स आएगा आयन। तो ये आपको याद रखना है। ये हो गए प्रीफिक्स, ये हो गए सफिक्स। ठीक है। अब मैं आपको कुछ प्रतिस्थापियों के बारे में बता देता हूं। प्रतिस्थापी का नामकरण कैसे करते हैं। प्रतिस्थापी क्या होते हैं, जब एक सीरीज में, जैसे ये सी 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 यानी कार्बन की एक सीरीज में जो मुख्य श्रृंखला होती है, जो ये मुख्य श्रृंखला होती है, इस मुख्य श्रृंखला के बाहर जो समूह रह जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रतिस्थापी कहलाते हैं। ठीक है। तो जैसे यहाँ पर CH3 आया तो उसको क्या कहा जाता है, तो कुछ प्रतिस्थापियों के नाम आपको बता देता हूं। तो प्रतिस्थापी में जैसे CH3 आ गया, क्या गया, CH3 आ गया, तो उसको कहा जाएगा मेथिल। ठीक है। यदि CH2 CH3 आ जाता है तो इसको कहा जाता है एथिल। इसी प्रकार से यदि CH2 आगे CH2 और CH3 आ जाता है, यहां पर देख लीजिए कार्बन की यहां पर 1 2 4 हो गए, 1 2 2 4 हो गए और ये हो गया पूरा। इसको कहा जाता है प्रोपिल। क्या कहा जाता है, प्रोपिल कहा जाता है। इसी प्रकार से यदि 4 कार्बन आएंगे तो आगे बनेगा ब्यूटिल। CH2 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 और CH3, ये क्या बन गया, ये बन गया ब्यूटिल। क्या बन गया, ब्यूटिल। यदि क्लोरीन आ जाता है, क्या आ जाता है, क्लोरीन आ जाता है तो उसको कहा जाता है क्लोरो। ठीक है। यदि फ्लोरीन आ जाता है तो उसको कहा जाता है फ्लोरो, फ्लोरो। ठीक है। आयोडीन आ जाता है तो उसको कहा जाता है आयोडो। ये क्या होते हैं। इसी प्रकार यदि ब्रोमीन आ जाता है तो लिखते हैं ब्रोमो। ठीक है। यदि NO2 आ जाता है तो उसकी जगह लिखते हैं नाइट्रो। तो ये क्या होते हैं, प्रतिस्थापी होते हैं। अब ये तो गए प्रतिस्थापी के नाम। तो प्रतिस्थापी की संख्या के आधार पर भी क्या लिखा जाता है। यदि प्रतिस्थापी की 2 संख्या आ जाए, 2 मेथिल आ जाए, 2 एथिल आ जाए तो क्या लिखेंगे। ठीक है। ये मैं मिटा देता हूं। प्रतिस्थापी की संख्या देखते हैं। संख्या बिल्कुल इसी तरह से है, संख्या बिल्कुल इसी तरह से है। ठीक है। यदि प्रतिस्थापी 1 होता है तो लिखते हैं मोनो। ठीक है। प्रतिस्थापी 2 होते हैं तो लिखते हैं डाई। 3 होते हैं तो लिखते हैं ट्राई। 4 होते हैं तो लिखते हैं टेट्रा। 5 होते हैं तो लिखते हैं पेंटा। 6 होते हैं तो प्रतिस्थापी लिखते हैं हेक्सा। 7 होते हैं तो हेप्टा। 8 होते हैं तो ऑक्टा। और 9 प्रतिस्थापी होते हैं तो लिखते हैं नोना। और 10 प्रतिस्थापी होते हैं तो लिखते हैं डेका।
ठीक है, ये IUPAC की शुरुआत है। ये आपको बेसिक्स है, ये आपको आना चाहिए। यदि आपको ये सब कुछ आते हैं, पूर्व लगन यानी कि प्रीफिक्स आते हैं, अनुलग्न यानी सफिक्स के बारे में आपको पता है, प्रतिस्थापियों के बारे में आपको पता है कि प्रतिस्थापियों को हम किस प्रकार से नाम देंगे। यदि आपको पता है कि प्रतिस्थापी संख्या में आते हैं तो उनको जगह पर हम क्या लिखेंगे, यानी कि एक प्रतिस्थापी आता है तो क्या लिखते हैं, दो आता है तो क्या लिखते हैं। उसके साथ साथ आपको ये सब कुछ पता होना चाहिए, तभी आप IUPAC यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के जो सिस्टम दे रखे हैं उसके आधार पर आप नोमेनकल्चर कर पाओगे, हाइड्रोकार्बन का आप नामकरण कर पाओगे। ठीक है, तो मैंने आपको जो बताए हैं ये आपको बार बार लिखने हैं, अपनी नोटबुक में रिवाइज करना है, और जब अपनी कल की जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आपको ये आने चाहिए। ठीक है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी आप हाइड्रोकार्बन का नामकरण कर पाएंगे। तो जो कल की क्लास होगी उसमें मैं आपको हाइड्रोकार्बन का नामकरण करना बताऊंगा, आपको समझाऊंगा कि किस तरह से उनका स्ट्रक्चर बनाना है। तो बिल्कुल भी रटना नहीं है, आपको ये आने चाहिए, यानी कि प्रीफिक्स, सफिक्स, प्रतिस्थापी और प्रतिस्थापियों की संख्या, ये आपको पता होना चाहिए कि इनकी जगह पर हमको क्या क्या लिखना है। ठीक है, ओके। वैसे तो शुक्रवार को हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट लेते हैं। ठीक है, आपका टेस्ट लेते हैं, लेकिन अब की बार शुक्रवार को मैं आपका टेस्ट नहीं लूंगा, यानी कि जो अपनी कल की क्लास होगी उसमें आपका टेस्ट नहीं लिया जाएगा। मैं कल की क्लास में आपको हाइड्रोकार्बन का नामकरण पूरा पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, मैं आपका टेस्ट क्यों नहीं ले रहा हूं, क्योंकि इस वीक के बाद मैं आपको जो नेक्स्ट वीक आएगा उसके फ्राइडे को, उसके शुक्रवार को मैं आपको टेस्ट लूंगा। तब तक आपका 8वां चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि केमिस्ट्री पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और हम आपके बुक के 2 पार्ट हैं उनको कंप्लीट कर देंगे। यानी कि बायोलॉजी मैंने आपकी पहले ही कंप्लीट करवा दी है 1 से 4 चैप्टर तक। इसके बाद हम केमिस्ट्री कंप्लीट कर लेंगे, कहाँ से, 5 से 8वां चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। कब तक, नेक्स्ट फ्राइडे तक। ठीक है, तो इसी कारण मैं आपका कल टेस्ट नहीं लेने वाला हूं, आपको मैं हाइड्रोकार्बन का नामकरण पढ़ाऊंगा। ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दो, और आज अपनी क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। इसकी PDF आपको थोड़ी देर बाद अवेलेबल हो जाएगी। तो क्या करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और शेयर करना है। ठीक है, और इसके साथ साथ जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या फिर जो चैनल पर अभी अभी नए हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल आइकन दबा देना है, जिससे आपको चैनल से रिलेटेड हर एक नोटिफिकेशन अपडेट होती है आपको मिल जाएगी। ओके, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और मिलते हैं अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में, यानी कि कल। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और शानदार तरीके से अपने घर बैठकर पढ़ाई को जारी रखिए। ठीक है, मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में।